चलिए अब सब लोग अपना अपना म्यूट कर लेंगे, अब क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो सिविल प्रोसीजर कोड कल हम स्टडी कर रहे थे। सिविल प्रोसीजर कोड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखे थे। वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन से ईयर का था, कौन बताएगा? कोई भी बता दीजिए। 1976। हाँ 1976। नाइनटीन 1976 का जो हमने अमेंडमेंट देखा था सीपीसी में, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े थे, जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी क्लिक करके सेंड कर दी थी। उसमें से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे 7th वाला। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस अमेंडमेंट से ऑर्डर 32A जो है इंसर्टेड किया गया था। ऑर्डर 32A क्या है, याद है किसी को? ऑर्डर 32A बात करता है सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स, फैमिली मैटर्स है ना। सूट रिलेटिंग टू फैमिली ma'am. मैटर्स से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो ये ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इंसर्ट किया गया था। उसके बाद द प्रैक्टिस टू पास प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री इन सर्टेन सूट्स इज एबॉलिश्ड। कुछ विशेष मामलों में जो प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक डिक्री जो पास की जाती है, तो ये प्रारंभिक डिक्री और फाइनल डिक्री की जो प्रैक्टिस है, इसको कुछ मामलों में एबॉलिश कर दिया गया था। कुछ मामलों में ऐसा कहा गया कि सिर्फ ऑर्डर से ही काम हो सकता है। कुछ मामले ऐसे होते छोटे छोटे जिसमें कोर्ट ऑर्डर बस पास कर दे, अब कोई जरूरी नहीं कि उसमें डिक्री ही पास की जाए। तो ऐसे कुछ मामले वहां पे ये एबॉलिश्ड कर दिया गया। फिर है स्कोप ऑफ समरी ट्रायल इज सब्सटेंशियली वाइडेंड। जो समरी ट्रायल का स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया कि जो मामले हैं समरी ट्रायल के अंदर लाए जाए और जल्दी से जल्दी निपटाए जाए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड टू प्रोवाइड रिलीफ पुअरर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। आकिंचन व्यक्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं गरीब व्यक्ति को? आकिंचन। तो आकिंचन बाद इसमें हम पढ़ते हैं सीपीसी में ऑर्डर भी एक पर्टिकुलरली दिया गया है कि जो पुअर पर्सन है वो कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आएगा। आप लोग कल बताएंगे मुझे देख करके, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे 1976 में। इसके बाद इंडिजेंट में आएगा क्या पुअर पर्सन वाला? इंडिजेंट, हाँ में आएगा। ऑर्डर 34 आई गेस। हाँ यस नहीं 33 है मैम, ऑर्डर 33। एक मिनट मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ऑर्डर 33 है मैम उसका। हाँ 34 में स्थावर संपत्ति के बारे में। हाँ 33 है, ठीक है। चलो अब है 1976 के बाद कुछ और अमेंडमेंट्स हुए। इसमें जो केस अभी तक 1976 तक जो केस का डिस्पोजल प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, मतलब बहुत फास्ट नहीं होता था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जस्टिस मलिमत कमेटी जो है अपॉइंट की गई गवर्नमेंट के द्वारा, और इनकी रिकमेंडेशंस जो जस्टिस मलिमत कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशंस के बाद हमारा 1999 और 2002 का जो है अमेंडमेंट आया। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सीपीसी में अमेंडमेंट ऑफ 2002। तो जो हमारा 2002 का अमेंडमेंट है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि जो सीपीसी में 2002 का अमेंडमेंट हुआ है ये लागू कब से हुआ? तो 1 जुलाई 2002। 2002 का अमेंडमेंट इन फोर्स कब से हुआ? 1 जुलाई 2002 से। ठीक है। अब है सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड का एक्ट नंबर क्या है? 5, याद रखना है, ठीक है। सीपीसी का एक्ट नंबर क्या है? 5, 1908 का। हम पढ़ते हैं 1908 की। तो इसका एक्ट नंबर है 5 और ये इनेक्टमेंट हुआ 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 को क्या हुआ? ये अधिनियमन हुआ,
इनेक्टमेंट डेट। और इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1909। 1909। 1 जनवरी 1909 को सीपीसी लागू हुई है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि अमेंडेड सीपीसी 2002 कब लागू हुई है, तब 1 जुलाई 2002, ठीक है ना। या लास्ट अमेंडमेंट कब लागू हुआ, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो लास्ट अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2002 में। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ट्स वाला पॉइंट, तो वो आपको इसमें भी प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। मैंने कुछ पिक्स वगैरह लेकर रखी थी, तो मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ एक बार। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है जी मैम। इस तरीके से एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले ऊपर 11 पार्ट हैं सीपीसी में, 51 ऑर्डर्स हैं और 158 टोटल सेक्शंस हैं, करेक्ट। जी मैम। तो आपको ऐसा चार्ट बना लेना है। पहले पार्ट्स लिख लीजिए। प्रिलिमिनरी को किसी भी पार्ट में नहीं डाला गया है। प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 to 8 है, इसलिए देखिए उसमें मैंने पार्ट नहीं लिखा। पार्ट स्टार्ट है आफ्टर सेक्शन 9 से। तो पार्ट फर्स्ट सूट इन जनरल, जो 9 से 35 बी तक जाते हैं। पार्ट सेकंड एग्जीक्यूशन, कहां तक जाता है ये? 36 से 74। पार्ट थर्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग 75 to 78। पार्ट 4 सूट इन पर्टिकुलर केसेस 79 to 88। पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग 89 to 93। पार्ट 6 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94 and 95। पार्ट 7 अपील 96 to 1012। पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन 113 to 115, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट। एक मिनट। पार्ट 9 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। पार्ट 10 रूल्स और पार्ट 11 मिसलेनियस, ठीक है। इस तरीके से पार्ट लिखना है और याद कर लेना है हेडिंग और उसकी सेक्शंस। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि जब कभी भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, जब कभी भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको एक बार ही क्लिक हो जाएगा कि हमने जब पार्ट्स का चार्ट याद किया था तो 1 से लेके 8 तक तो प्रिलिमिनरी में था, तो ये प्रिलिमिनरी वाला पार्ट ही हो सकता है। तो अगर उसने पर्टिकुलरली कोई सेक्शन पूछ ली तो आपको एक दिमाग में ओवरव्यू बना रहता है इससे। जैसे उसने पूछ लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे पूछते हैं सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 में क्या है? बात का रोक दिया जाना। रेस जुडिकेटा नहीं, जब तक वर्जित ना हो यार सभी सिविल सूट्स। उसमें कहा गया है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। जब तक कि वर्जित ना हो सभी न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे, है ना। तो ये सेक्शन 9 में है। तो पहले तो आपको चार्ट बना लेना है पार्ट्स का, उसके बाद आपको चार्ट बना लेना है सेक्शंस का, उसके बाद आपको चार्ट बना लेना है किस चीज का? ये देखिए सेक्शन का चार्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सेक्शन का चार्ट बना लेना है, ठीक है। ये देखिए पार्ट फर्स्ट डाला, सेक्शन लिख लिया, फिर उसके बाद ये ऑर्डर्स का चार्ट बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें फिर बाद में हम डिसाइड कर लेंगे ऑर्डर का चार्ट बनाने के बाद। ऑर्डर्स जो हमारे 51 ऑर्डर्स हैं,
तो ऑर्डर्स की हेडिंग तो सबकी याद करनी है आपको। जैसे ऑर्डर 1 में प्लेस ऑफ सूट, ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर 3 में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऐसे आपको सारे ऑर्डर्स की हेडिंग से याद करनी है। एक क्वेश्चन ऑर्डर की हेडिंग से आता है। उसके बाद उसमें हमने पहले से लिख लिए भैया, जैसे इसमें देखो आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर 1 में टोटल कितने रूल हैं, 13 रूल हैं। ऑर्डर 2 में 7 रूल है, 6 रूल है। तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कितने रूल हैं। वैसे अगर रूल्स का कभी क्वेश्चन आएगा तो 21 से आता है, क्योंकि 21 में सबसे ज्यादा रूल है। कितने रूल हैं ऑर्डर 21 में? 106, 106, ठीक है ना। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे ये देखिए सपोज करिए ऑर्डर फर्स्ट पार्टीज टू सूट, तो इस ऑर्डर में 13 रूल है। तो 13 में से कितने इंपॉर्टेंट है वो हम सिर्फ हेडिंग लिख लेंगे। तो देखिए 13 में से हमने कितने छांट लिए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रूल्स बस इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 1 रूल 1 who may be joined as plaintiff, order 1 rule 3 who may be joined as defendant, order 1 rule 8 representative suit, order 1 rule 9 misjoinder or non-joinder, order 1 rule 10 suits in name of wrong plaintiff, order 1 rule 13 objection as to misjoinder or non-joinder। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक कॉपी प्रिपेयर कर लेंगे, सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए। यहाँ से आपके ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का आपने प्रिपरेशन करके रखी है। अब जब भी आप फ्री हो ये कॉपी उठाएं और एक बार रिवीजन कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्री एंड मेंस ऑल्सो, क्योंकि मेंस में भी जब आप सब हेडिंग बनाएंगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए ये चीजें। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब जैसे ऑर्डर फर्स्ट है पार्टीज टू सूट, तो इसमें से रूल 8, रूल 13 और रूल 9, यहाँ से तो क्वेश्चन ऑलवेज बनता ही बनता है। अभी तक 2012 से मैं कंटिन्यू जब से एग्जाम दे रही हूँ अलग अलग स्टेट के, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि ऑर्डर 1 से रूल 13 या रूल 8 या रूल 9 से क्वेश्चन ना आए, आता ही आता है। तो ये कुछ और उसके साथ 1 2 और लिखें, क्योंकि पूछ लेते घुमा फिरा के। ठीक है, तो ऐसे हम इंपॉर्टेंट सारे लिख लेंगे। वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट है। तब तक आप सेक्शंस का तो चार्ट बनाइए, ठीक है ना। सेक्शंस भी बता दूंगी इंपॉर्टेंट कौन से, इंपॉर्टेंट की हेडिंग लिख लेना। ठीक, क्लियर? ये तो हो गया थोड़ा सा चार्ट वाला सेक्शन। अब देखिए हमारी जो सीपीसी है इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हमने यंग पर्सन का पढ़ा था, तो सीपीसी के बैरेक्ट में भी इनेक्टमेंट के बाद उसका क्या दिया गया है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सभी लोग अपना म्यूट कर लें, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से, म्यूट करें अपना। हाँ, सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली क्या था कि ये जो कुछ पुरानी विधियां हैं, जैसे ये 1908 की है, लेकिन हमने पढ़ा था अभी लास्ट वाली क्लास में कि 1859 में ही ये जो है क्या हुई है, यूनिफॉर्म तरीके से कोडेड हुई है। तो उसके पहले क्या थी कि सारी जो सिविल मैटर से रिलेटेड जितने भी लॉज थे वो सब इधर उधर वही राजा के शासन, जैसे बताया था ना कि राजा ने ऑर्डर बना दिया तो वो रूल हो गया, तो वो एक समेकित नहीं थी। तब ये बाद में जब फाइनली ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही सा था कि जितनी भी विधियां यहाँ वहां फैली हुई हैं अलग अलग जगह, उनको एक जगह एकत्रित करके एक संहिता बना दी जाए, ताकि जब कभी भी सिविल मैटर्स सामने आए तो हमें उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। हमें पता हो कि हाँ भाई सिविल मैटर है तो सिविल मैटर के लिए ये एक किताब है, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें से देख करके हमें मैटर को डिसाइड करना है। तो इसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही सा था कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन करना, कि जो भी सिविल मैटर्स आएंगे उनमें जो भी प्रोसीजर्स यूज होना है, तो उनके प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको क्या कर दें, समेकन मतलब एक जगह इकट्ठा कर दें। और संशोधन, और समय समय पे जरूरत के हिसाब से संशोधन मतलब अमेंडमेंट करते जाएं, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, ठीक है। ये सब ये करने के लिए बस ये अधिनियम, इतना सा इसका उद्देश्य। इसलिए ये उद्देश्य मोस्टली एक्ट्स में आपको ये मिलेगा, जैसे टीपीए में भी यही शब्द यूज किए गए हैं और भी बहुत से एक्ट्स में यही शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पूछेंगे। अगर एडीपीओ में ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो जो माइनर एक्ट्स पढ़े हमने उसी के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसका नीचे की देखते हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट रखे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यह समीचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए, अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। क्या अधिनियमित किया जाता है? मतलब सेक्शन शुरू हो गया, हमारा प्रिलिमिनरी वाला पार्ट शुरू हो गया, सेक्शन 1 to 8। सेक्शन 1 एज इट इज, जैसे सब एक्ट्स में रहती है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी हेडिंग में आप जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे सब में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। लेकिन इसमें पहले प्रारंभ वर्ड यूज किया गया है, फिर विस्तार वर्ड यूज किया गया है। गौर करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इसी एक्ट में ऐसा है, और इसके अलावा टीपीए में ऐसा है, और किसी एक्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, पहले कमेंसमेंट वर्ड दिया, बाद में एक्सटेंट वर्ड दिया, तो ये चीज इसमें है और किसमें? टीपीए में है। बाकी में पहले एक्सटेंट रहता है, फिर कमेंसमेंट रहता है। बहुत छोटी सी चीज है, गौर कोई नहीं करता है। ठीक, अब देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 होगा। ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। संक्षिप्त नाम 1908 है, तो फुल नाम क्या होगा? कौन बताएगा? एक्ट नंबर 5। गुड, एक्ट नंबर 5, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, एक्ट नंबर 5, ये हो गया आपका फुल नेम। अब ये इसमें विस्तार कि ये कहां कहां लागू है, इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो आप लोग लिख लें। सीपीसी का विस्तार it extends to the whole of India except the state of Nagaland and the tribal areas। पहले ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं होता था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर पे लागू हो गई है सीपीसी, ठीक है। तो याद रखना है, लिख लीजिए कि नाउ सीपीसी इज एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब सीपीसी जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका विस्तार, कहां कहां लागू है। संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। लागू कहां नहीं है, तो अब सिर्फ ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कहाँ लागू नहीं है, तो अब आपको याद रखना है कि ये सिर्फ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं है, नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अगर ऑप्शन आएगा तो संपूर्ण भारत पर लागू है, सिवाय नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को, ठीक है। फिर इसके प्रोविजो में दिया है कि दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट extend the provision of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification। ये कह रहे हैं कि भले ही नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर ये लागू नहीं है, लेकिन वहां की जो कंसर्न गवर्नमेंट्स हैं, नागालैंड की जो गवर्नमेंट है या जो पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया है वहां की जो गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो कुछ अनुपूरक, अनुसांगिक या पारिणामिक उपांतरणों सहित सीपीसी के कुछ प्रोविजंस को ऐसे क्षेत्रों पर भी लागू करा सकती है। तो प्रथम दृष्टया तो लागू नहीं है, आपको ऑप्शन में आएगा तो आपको यही लगाना है कि नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं है। लेकिन हमारे समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन दिया है, क्या लागू करवाया जा सकता है, तो हाँ, जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोविजंस चाहे तो लागू करवा सकती है, वही नोटिफिकेशन निकाल करके,
ठीक है ना। तो ये आपकी सेक्शन फर्स्ट हो गई। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें एक और चीज बता दी इन्होंने कि ट्राइबल एरिया का क्या मतलब होगा। तो इन्होंने बता दिया है कि इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरियाज मींस द टेरिटरीज which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 6वें नंबर की अनुसूची है उसके 20वें पैराग्राफ में जो असम जनजाति है, तो असम जनजाति के अंतर्गत जितने भी ट्राइबल लोग आ रहे थे कब तक, 21 जनवरी 1972 के पहले तक, वो यहाँ पे ट्राइबल एरिया से मतलब है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग इसमें उलझ जाओ और मेन चीज छोड़ दो। ठीक है, तो बस एक बार पढ़ लिया कि ट्राइबल एरिया का मतलब असम वाले जो ट्राइबल्स हैं वो कहाँ बताए गए हैं, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतना ध्यान रखना है। और ये डेट वेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कहाँ विस्तार हो रहा है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड और जनजाति क्षेत्र। नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में अगर वहां की कंसर्न गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स एप्लीकेबल करवा सकती है कुछ। और ट्राइबल एरिया का मतलब होता है जो असम जनजाति के लोग हैं वो, जो कि कहाँ बताए गए हैं, शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इस सेक्शन में से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो आज हमारी जो है उसके बाद इसका एक और क्लॉज दिया है 4। इसमें कहा गया है इन रिलेशन टू द अमेंदीवी आइलैंड एंड the East Godavari, West Godavari and Visakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh and the Union Territories of Lakshadweep, the application of this code shall be without prejudice to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island agencies or such union territory as the case may be relating to the application of this code। ये जो कुछ इन्होंने नाम गिनाए हैं, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम अभिकरण और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इस संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थिति ऐसे द्वीप समूह या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या विनियमन के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। मतलब जितने जो नाम इन्होंने गिनाए हैं यहाँ पर ऑलरेडी कोई लॉ, प्रोसीजरल लॉ अवेलेबल है, तो उन लॉज पर सीपीसी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि आप लोग ये पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ये जो नाम गिना रही है ये वाली क्लॉज, इन सारी जगहों पर कोई ऑलरेडी प्रोसीजरल लॉ प्रिवेल है, वहां पर सीपीसी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी उन प्रोसीजरल लॉ पर। अगर वहां पर कोई सिविल मैटर आएगा तो वहां पे जो प्रोसीजरल लॉ अवेलेबल है वो अप्लाई होगा, वो ओवरलैप करेगा सीपीसी को। सीपीसी वहां पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, सिर्फ इतने क्राइटेरिया में जितने नाम इन्होंने गिनाए हैं। लेकिन ये वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए समझा दिया। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसको। क्लियर, तो आज तो सेक्शन 1 ही कंप्लीट हो पा रही है, टाइम जो है आउट होने वाला है। तो हम 2 जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है हमारा, उसको फ्रेश तरीके से कल से ही पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, आप लोग सेक्शन 1 अच्छे से पढ़ना। आप लोग चाहो तो सीपीसी की अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप लोग उसमें से भी अच्छे से थोड़ा उसकी डिटेल पढ़ लेना, तो आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी बातें मैंने बताई सेक्शन 1 में वो ही याद रखना है। हेडिंग, कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कहाँ विस्तार नहीं है, ट्राइबल एरियाज कौन से कहलाते हैं, कौन सी शेड्यूल में, बस सेक्शन 1 से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट और अमेंडेड सीपीसी की इन्फोर्समेंट डेट। अभी तक के क्वेश्चन में आपको इतने क्वेश्चन मिल गए, काय के बिहाफ में, प्री के बिहाफ में। ठीक है, अब सेक्शन 2 से हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आपका कल का वर्क क्या है, डेफिनेशन क्लॉज में जो वर्ड्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। डिक्री को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2.2 में। डिक्री होल्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2.3 में। फॉरेन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया है, ऑर्डर कहाँ बताया गया है, रूल कहाँ बताया गया है, मैसने प्रॉफिट कहाँ बताया गया है, ये सारे टर्म्स आप लोग लर्न करेंगे। मैं पूछूंगी कल, ठीक है, समझाऊंगी और पूछूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग ये बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको। अब आप लोग अपना जो है माइक खोल सकते हैं, 2-3 मिनट बचे हैं। बताइए, आप लोगों को समझ में आ रही है सीपीसी?
जी मैम। कोई ऐसा यस मैम। ये तो नहीं लग रहा है ना कि यार बहुत टफ है सीपीसी? चिंता मत करो, अभी तो सेक्शन 1 ही पढ़ी थी। डेफिनेशन क्लॉज जब कल पढ़ेंगे तब बताना, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज में जब डिक्री जिसको समझ में आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भैया अच्छे से सीपीसी समझ में आ रही है, टफ नहीं लग रही है। ठीक है, तो कल का वर्क याद रखना, चार्ट्स प्रिपेयर करना। देखो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग अपना वर्क करते जाओ। अब तुम लोग बोलते हो मैम 40 मिनट से ज्यादा की क्लास रख लो। एक बात बताओ, 40 मिनट से ज्यादा की मैं तो दिन भर की चला लूं, मेरे दिन भर क्लास चलाने से क्या होता है? काम तो तुम लोगों को करना है ना। जैसे आज इतना जी पढ़ मैम। लिया, तो अब आज आप काम करने बैठिए तो आप पहले पार्ट्स का चार्ट बनाइए, सेक्शन का चार्ट बनाइए, ऑर्डर्स का चार्ट बनाइए, सेक्शन 1 को कंप्लीट करके बुक से पढ़िए। उसके बाद ये जो डेफिनेशन क्लॉजेस की हेडिंग्स याद करिए। आप इतना करके तो बताइए। अगर आप इतना करके बता देंगे तो मैं 2 घंटे की क्लास चलाने लगूंगी। करके जी बताने का मतलब ये है कि करो और मुझे दिखाओ, भेजो फोटोज कि हाँ मैम देखो आपने बोला था पार्ट्स का चार्ट बना लिया, सेक्शन का बना लिया, याद कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? ठीक, बात समझ में आ रही है? मैं तो पढ़ा दूं, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं जाओ, मैं पढ़ाती जाऊं और तुम लोग पिछड़ते जाओ। तो एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती। एग्जाम की तैयारी होती है आपकी मेहनत से। मेरा काम है पढ़ाना, गाइड करना, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, जी। चलो तो कल बताना किस किस ने चार्ट बनाया और किस किस ने याद किया। ठीक, तो आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू। थैंक यू मैम। स्टे सेफ एंड स्टे होम, कहीं बाहर नहीं जाना। यस चलिए, मैम। बाय बाय।